ગુંજન સોપારી વાળાને recording ચાલુ કરો. This call is now being recorded. ખુશી નથી, બીજું ખબર નહીં કોણ. ખુશી નથી. हाँ ये છે એ જ ને. हाँ, થઈ ગયો થયો. स्टार्ट करें फिर हम लोग, है ना? हाँ सर. अच्छा, तो हम लोगों ने अल्कोहल फिनॉल ईथर को तो कंप्लीट कर लिया कल के लेक्चर में ना. कुछ बाकी नहीं है yes, उसका. एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली थी हमने. तो टोटल हाँ. मिला के अब तक हम लोगों ने 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं. हेलो अल्केन्स हेलो एरिन्स पहला पढ़ाया था, उसके बाद में पॉलीमर्स कंप्लीट करवा लिया. फिर उसके बाद में सॉल्यूशन चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी कंप्लीट कर लिया, सरफेस केमिस्ट्री भी कंप्लीट कर लिया, और फिर लास्ट में अल्कोहल फिनॉल ईथर भी कंप्लीट कर लिया. ठीक है ना? तो ये 6 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है. जो आपके टर्म में, मतलब टर्म का एग्जाम अगर होता है तो वो उसमें 8 चैप्टर रखने वाले होते हैं. हम लोग टोटल 16 है, तो उसमें से 8 चैप्टर टर्म में आता है. तो वो कंप्लीट करने के लिए अभी 2 चैप्टर अपने बाकी है, जिसमें से आज हम लोग एक स्टार्ट कर लेते हैं. वो है केमिकल काइनेटिक्स. अभी ऑर्गेनिक का एक पढ़ा है, तो फिजिकल का एक पढ़ लेते हैं ना, कैलकुलेशन वाला. सर मिड टर्म नहीं होगी अभी? हाँ, मिड टर्म नहीं होगी सर. देखते हैं अभी क्या आता है, सर्कुलर क्या आता है, उसके हिसाब से देखेंगे. वैसे तो आप लोग सर ये और ये जो सर जो हमारे ये 28 और 20 रिकॉर्डिंग चालू है. ठीक है, एंडिंग हाँ में सर. बात, रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद. ठीक है सर. ठीक है सर. चलो, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं. अच्छा, केमिकल काइनेटिक्स में हम लोगों को क्या पढ़ना है वो हम देखते हैं. देखो, किसी भी हाँ. कोई भी केमिकल रिएक्शन हो तो उसके ना 3 एस्पेक्ट्स की स्टडी करनी पड़ती है. कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उसके 3 चीजों के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ता है. सबसे पहली है फिजिबिलिटी. फिजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, वेदर दैट रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस. तो ये चीजें हम लोग को सबसे पहली पढ़नी पड़ती है. ऐसे मैं ऐसा बोल रहा हूँ, किसी भी केमिकल रिएक्शन की 3 तरह से स्टडी करी जाती है. सबसे पहला था फिजिबिलिटी, मतलब स्पॉन्टेनिटी. अच्छा, ये चीज हमने कहाँ पर पढ़ी है? 11th स्टैंडर्ड में जब हम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स चैप्टर पढ़ा था ना, तो वहां पर हम लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है कि डेल्टा जी जब नेगेटिव होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, डेल्टा जी जब पॉजिटिव होगा तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, और डेल्टा जी जब इक्वल टू 0 होगा तो प्रोसेस विल बी इन इक्विलिब्रियम. बराबर है? तो केमिकल रिएक्शन के इस एस्पेक्ट के बारे में, मतलब फिजिबिलिटी के बारे में, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. ठीक है. फिर आता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. अगर वो रिएक्शन मान लो कि फिजिबल है, वो रिएक्शन होती है, तो प्रोडक्ट की साइड पे कितनी जाएगी? क्योंकि एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट मैं तो हमेशा यही सोचूंगा कि मैं रॉ मटेरियल खरीदूं, मतलब रिएक्टेंट मैं खरीदूं, और जितना हो सकता है मैक्सिमम उसमें प्रोडक्ट बना बना के बेचूं. ठीक है. तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होता है कि वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी. फिर दूसरा ये डिसाइड करना होता है कि प्रोडक्ट की तरफ वो रिएक्शन कितने एक्सटेंट पे जाएगी. तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की पढ़ाई भी हमने 11th स्टैंडर्ड में करी हुई है. वो था इक्विलिब्रियम चैप्टर. पता है आप लोग को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, हम लोग ऐसा कहते हैं कि वो रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ उतना ही ज्यादा जाएगा. ठीक है. तो ये बातें भी हमने कर ली. और तीसरा एस्पेक्ट जो केमिकल रिएक्शन का हम लोग हर बार पढ़ने की कोशिश करेंगे, वो है स्पीड, रेट. कि अगर रिएक्शन फिजिबल है, रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ 80% चली जाती है, तो उतना जाने के लिए उसको टाइम कितना लगता है. तो मतलब रेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, कितने टाइम, मतलब कितने टाइम में वो रिएक्शन कंप्लीट होता है, कितना फास्ट वो रिएक्शन होती है, उस एस्पेक्ट को स्टडी करने के लिए 12th स्टैंडर्ड के अंदर आप लोगों को एक चैप्टर बनाया गया है. उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स. समझ में आई? थोड़ी थोड़ी बात इंट्रोडक्शन दे रहा हूं अभी, तो फिर उसके बाद में हम लोग पीडीएफ पे जाते हैं. वैसे तो आप लोग को समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या हाँ बात सर. है ना? यस सर. हमने ऐसा बोला कि 2 एस्पेक्ट केमिकल रिएक्शन के हम लोगों ने ऑलरेडी 11th में पढ़े हुए हैं. अभी किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो तीसरा एस्पेक्ट होता है, जो रिएक्शन की स्पीड को हम लोगों को बताता है कि ये रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए 4 घंटे लगेंगे, ये रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए सिर्फ 1 सेकंड लगेगी, ये रिएक्शन कंप्लीट होते होते 25 साल निकल जाएंगे. ठीक है. जैसे फर्मेंटेशन मेथड होता है, जो शैंपेन बनती है, शैंपेन आपने सुना होगा कभी? यस सर. चैंपियन. हाँ सर. शैंपेन वाइन सुना भी है तो ज्यादा यस नहीं बोलना होता है इसमें. ठीक है. तो इसके बारे में आप लोगों ने सुना है. तो अगर अगर आपको पता हो तो बेटा कि अ ट्रू शैंपेन
इज अ ट्रू चैंपियन, जो सच्ची चैंपियन होती है ना, वो 25 ईयर्स ओल्ड होती है। 25 साल एक चैंपियन को बनने के लिए लगते हैं, अ ट्रू चैंपियन। ठीक है, नकली मतलब चाइना से जो आया है वो तो 5 दिन में बना हुआ होगा। ठीक है, तो जो ट्रू चैंपियन होती है ना, वो 25 साल पुरानी होती है, मतलब उसके अंदर जो प्रोसेस चल रही है उसको 25 साल कंप्लीट होने के लिए लगते हैं। तो मतलब हम लोग किसी भी रिएक्शन की जब स्पीड के बारे में डिस्कस करते हैं, तो हम लोग को सिर्फ एक ही ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना पड़ता है, और वो है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स। अब यही चैप्टर को हम लोगों को डिटेल में अपने 12th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ना है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, और स्पीड ऑफ द रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन को डिस्कस करता है। ठीक है, और जितने फैक्टर्स उसके अंदर इन्वॉल्व है उसको डिस्कस करता है वो। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर चलो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और स्टार्ट करते हैं। सब लोग आ गए क्या? 14 के 14 दिख रहे हैं अब तो? हाँ सर सब है। ठीक है, चलो। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो पहले पेज पे मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन दिया, एज इट इज वही दिया हुआ है, तो वो भी देख लेते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन के 3 एस्पेक्ट्स को पढ़ा जाता है। सबसे पहले है फिजिबिलिटी, जो मैंने आपसे बातचीत करी, जो कि हम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि वेदर द रिएक्शन कैन टेक्स प्लेस और नॉट। बराबर बोला मैंने, डेल्टा जी लेस देन 0 होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। दूसरा होता है फैक्टर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, अगर होती है तो कितनी होगी। इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ है ये। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब के अगर लार्ज है तो प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा, ये अपने को पता है, और के की वैल्यू अगर बहुत कम होगी तो रिएक्टेंट डोमिनेट करेगा, वो अपने को पता है। और तीसरा फैक्टर किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो हम लोग पढ़ते हैं वो है स्पीड, मतलब रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन, उसको हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है ना? तो देखिए, केमिकल काइनेटिक्स का सबसे पहला तो एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, उसको आप लोग याद कर लो। सबसे पहली बात तो केमिकल काइनेटिक्स जो है वो ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री है, ये मैंने आप लोग को अभी बताया। दैट डील्स विथ, किससे डील करती है? विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की रेट मतलब केमिकल रिएक्शन की स्पीड में डील करने वाले हैं, और कुछ हद तक हम लोग देखेंगे उनके मैकेनिज्म्स। तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड देयर मैकेनिज्म्स। ठीक है बेटा, याद हो गया? डेफिनेशन याद हो गया? डेफिनेशन याद कर लो, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन आपने याद किया था, वैसे आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स का भी डेफिनेशन याद होना चाहिए कि इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम डील करते हैं स्टडी ऑफ क्या? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की रेट याद करो बेटा, स्लो इसलिए जा रहा हूं कि आप लोग याद भी करते जाओ। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म्स। ठीक है, एंड देयर मैकेनिज्म्स। ठीक है, इसके अंदर और एक चीज हो सकती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो भी हम लोग पढ़ते हैं इसके अंदर, तो उसको भी जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं। इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म। इस तरह से हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, अब जैसे रेट का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, तो कैसे बताएंगे उसको? तो देखिए, अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। कह रहा है कि मान लो कि सिर्फ ऐसा ही इमेजिन करें कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैंने 0 टाइम पे स्टार्ट करा है, टाइम इक्वल टू 0, मतलब मान लो 12 बजे स्टार्ट किया है तो वो मेरा 0 टाइम हो गया। ठीक है, ऐसा मैं कह रहा हूं, जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो टाइम इक्वल टू 0 होता है। रिएक्टेंट धीरे धीरे करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि टाइम के साथ साथ में जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है
है ना। स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ आर का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या मैं ऐसा बोलूं कि धीरे धीरे करके डिक्रीज होता चला जाएगा? और क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होता चला जाएगा? बेटा ये बात तो समझ में आ रही होगी आपको। हाँ सर। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ में कम होता है कितना, उसी को बोलेंगे स्पीड ऑफ रिएक्शन। और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ में कितना बढ़ रहा है उसी को हम लोग कहेंगे स्पीड ऑफ रिएक्शन। बात आ गई समझ में बेटा? है ना। अगर मान लो कि आप लोगों ने 100 मोल्स रिएक्टेंट के लिए हैं, 100 मोल्स, और 50 मोल्स 5 मिनट के अंदर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, तो 50 मोल्स इन 5 मिनट, तो 10 मोल्स इन 1 मिनट, तो 10 मोल्स पर मिनट, ये इसकी स्पीड हो गई। ऐसे ही कहेंगे ना हम लोग। तो रिएक्टेंट जिस रेट से कम हो रहे हैं, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जिस स्पीड से इंक्रीज हो रहा है, उसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अभी एवरेज वर्ड को जाने दो, आगे बताता हूं। रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग उसी को कहते हैं बेटा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम। टाइम के साथ में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का डिक्रीज होना, उसको रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। अच्छा, प्रोडक्ट के टर्म्स में अगर बोलना होता तो डिक्रीज नहीं कहते, फिर क्या कहते हैं हम लोग? इंक्रीज। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। और विथ क्या कहते हैं? टाइम। उसी को हम लोग कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अरे बात आ रही समझ में? यस सर। है ना। चलो तो आगे बढ़े हम लोग। हाँ सर। तो यहाँ पे लिखा ही है वैसे तो। रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे भी रिप्रेजेंट करा जा सकता है कि इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ टाइम। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी आप देखना कि मान लो कि इनिशियल टाइम था t1, और कुछ टाइम के बाद जब टाइम देखा तो वो टाइम था t2। मतलब मे भी ऐसा हो सकता है 5 मिनट पे कुछ ऑब्जर्व किया, 5 मिनट पे कुछ ऑब्जर्व किया, और बाद में ऑब्जर्वेशन आपका ले रहे हो 10 मिनट पर। तो जो आपका पहला टाइम है वो 5 मिनट था, दूसरा टाइम है 10 मिनट, ऐसा कह सकते हैं। मान लो कि आपने ऑब्जर्व करा कि t1 टाइम पर जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो है R1। कुछ भी हो सकता है, 5 मोल हो सकता है, 10 मोल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेट अस से इट इज R1 समझने के लिए। टाइम 2 पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हो गया R2। तो आपसे बोला जाए कि डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम, 5 मिनट पे शुरू किया था, 10 मिनट पे चले गए, तो चेंज विल बी ऑफ 10 - 5 इक्वल टू 5 मिनट। अरे समझ रहे हो? और मान लो कि रिएक्टेंट R1 हाँ सर। 10 मोल पहले था, और कुछ टाइम के बाद में 5 मिनट के बाद में उसका हो गया 5 मोल। तो डेल्टा आर विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R1। इतना समझ में आता है? हाँ सर। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि जो डेल्टा आर होगा ना बेटा, वो वैल्यू क्या हमेशा नेगेटिव होगी? यस सर। डेफिनेटली नेगेटिव होगी बेटा। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन तो हमेशा डिक्रीज ही होगा ना। अगर 10 हाँ सर। था तो कभी ऐसा तो नहीं होगा 12 हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 10 था तो वो डिक्रीज ही होके 5 हुआ होगा। और हम लोग डेल्टा आर कह रहे हैं फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब ये हो जाएगा 5 - 10, मतलब ये हो जाएगा बेटा -5। तो डेल्टा आर तो बेटा हमेशा नेगेटिव रहेगा। ये डेल्टा आर है क्या एक्चुअली? डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यही तो है ना बेटा। ये डेल्टा आर का मतलब क्या? डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब 10 था और 5 हो गया, तो डिक्रीज कितने का? 5 का। लेकिन क्योंकि मैथमेटिकली वो वैल्यू नेगेटिव आती है, तो हम लोग उसका कुछ सोचेंगे। अच्छा, डिफरेंस इन टाइम विल ऑलवेज बी पॉजिटिव।
अभी 5 मिनट हुई है, हाँ सर, तो बाद में 10 ही मिनट होगी ना, 10 मिनट हो गए। तो हाँ डिफरेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो डेल्टा टी तो पॉजिटिव। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन कहता है डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, ऐसा ही, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। लेकिन क्योंकि मैथमेटिकली डेल्टा आर नेगेटिव आता है और स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, आप फॉर्मूला में ही एक माइनस ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करके रखोगे कि डेल्टा आर -5 बाई चांस आया तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाए बेटा? प्लस। और कितने मिनट में हुआ? मान लो 5 मिनट में हुआ, तो 5 कैंसिल होके आंसर आ गया आपका 1 मोलार पर सेकंड या 1 मोलार पर मिनट, ऐसा कुछ। कुछ समझ में आया बेटा? यस सर। है ना? रेट सर, ऑफ हाँ। रिएक्शन का पहला फॉर्मूला आपने बना दिया, माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। क्या आपको समझ आया कि माइनस की साइन क्यों प्लेस करी है इस फॉर्मूला में? क्योंकि बेटा डेल्टा आर हमेशा ही नेगेटिव आने वाला है, और डेल्टा आर क्योंकि नेगेटिव आने वाला है, उस साइन को न्यूट्रलाइज करना चाहिए ना। कि कोई एक आदमी दौड़ रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ये बोलना सही है? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि वो आदमी दौड़ रहा है -5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से? ऐसा तो कभी हो ही नहीं नहीं सकता, सर, स्पीड कभी नहीं। नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब ये है कि उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको एक माइनस की साइन ऑलरेडी फॉर्मूला में पुट करके रखनी है। तो अगर रिएक्टेंट के टर्म्स में है तो माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी विल बी द फॉर्मूला। आगे बढ़े, प्रोडक्ट के टर्म्स में बात करें। पहले टाइम था T1, बाद में टाइम था T2। T1 पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन था P1 और T2 पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन था P2। डेल्टा टी, T2 माइनस T1 ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये तो पता ही है। अच्छा, व्हाट अबाउट डेल्टा पी? डेल्टा पी हमेशा पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा बेटा? सर प्रोडक्ट का पॉजिटिव रहेगा। कॉन्सेंट्रेशन मान लो कि पहले 0 था, तो बाद में कुछ ना कुछ तो होगा ना। मतलब मान लो कि 10 मोल हो गया, तो 10 माइनस 0 मतलब इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब के प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन का चेंज और डेल्टा टी हमेशा ही पॉजिटिव आने वाला है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव भी पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब इस वाले फॉर्मूला में आपको कोई नेगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, आप पॉजिटिव के साथ में ही रखो इस फॉर्मूला को। तो जब भी रेट ऑफ रिएक्शन को आप रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखते हैं तो फॉर्मूला में नेगेटिव साइन लिखना नहीं भूलेंगे, और रेट ऑफ रिएक्शन को जब भी आप प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखते हैं तो आप पॉजिटिव साइन को इंट्रोड्यूस करना नहीं भूलेंगे बेटा। ये बात थी, ठीक है? पॉजिटिव साइन को इंट्रोड्यूस ही करने की जरूरत नहीं, मतलब कुछ भी नहीं करना है तो वो पॉजिटिव ही है फिर, ठीक है? अच्छा, अब देखना, अभी तक तो हम लोगों ने क्या लिखा? आर इज गिविंग पी। एक और जनरलाइज फॉर्मूला ऐसा भी तो लिखा जा सकता है कि ए प्लस बी इज गिविंग सी प्लस डी। ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना बेटा? तो हम लोग और हाँ सर। एग्जाम्पल लिया। अच्छा, ए मेरा रिएक्टेंट है, बी मेरा रिएक्टेंट है, सी मेरा प्रोडक्ट है और डी मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है? तो रेट का फॉर्मूला लिखना है, ए के टर्म्स में अगर लिखना है तो क्या लिखूंगा? डेल्टा ए, चेंज इन ए अपॉन डेल्टा टी। लेकिन क्योंकि ए रिएक्टेंट है, साइन कौन सी लगानी पड़ेगी? माइनस। बोलो, समझ में आ गया? माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी लिखेंगे। हाँ सर। अच्छा, बी के टर्म्स में लिखना है तो माइनस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। यस सर। अच्छा, सी जो है ना वो प्रोडक्ट है, अब तो डेल्टा सी बाय डेल्टा टी लिखेंगे, लेकिन कौन सी साइन के साथ? पॉजिटिव की। वो खास करके स्पेसिफाई करने के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव लिखते हैं, वरना लिखने की कोई जरूरत नहीं है पॉजिटिव। डी जो है डेल्टा डी बाय डेल्टा टी, वो भी पॉजिटिव साइन के साथ में आएगा। चलो, इतना समझ में आ गया आपको? इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में अपने हाँ को सर। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में ही पढ़ना है। तो हम लोग धीरे 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 करके रेट ऑफ रिएक्शन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस किस तरह से करते हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं अभी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। चलो, ये वाला एक एग्जांपल ले लें। 2HI is giving H2 plus I2।
ये थोड़ा समझने वाला एग्जाम्पल है, थोड़ा सा समझने वाला एग्जाम्पल है, क्योंकि अब तक आप लोगों ने देखा कि ए बी सी डी में ए का जो मोल था वो 1 था, बी का जो मोल था वो 1 था, सी का जो मोल था वो 1 है और डी का मोल है 1। तो मतलब जो पूरा मोलार रेशो था वो 1:1:1:1 के अंदर था, ठीक है, ऐसा था। लेकिन अभी ये वाला जो फॉर्मूला है ना बेटा, ये वाला जो इक्वेशन है, उसके अंदर यहां तो 1 है बेटा, यहां तो 1 है, लेकिन एच आई के साथ में 2 आया हुआ है। आप समझ रहे, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन कर करके हम लोग धीरे धीरे बड़े कंसेप्ट डेवलप करते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। अब आप सोचो जरा, अब जरा मेरे को ध्यान से जवाब देना। देखो, जब तक एच आई के 2 मोल्स कंज्यूम होते हैं ना, तब तक H2 का एक ही मोल बनता है। क्या ये स्टेटमेंट सही लगा आपको? हाँ सर। है ना, कि HI के जब 2 मोल्स कंज्यूम होंगे तो H2 का 1 मोल बनेगा। बताओ मुझे कि HI के डिक्रीज की स्पीड ज्यादा है कि H2 के बनने की स्पीड ज्यादा है? सोचो बेटा, क्वेश्चन सोचो। सर HI के डिक्रीज की स्पीड, हाँ सर, डिक्रीज स्पीड ज्यादा है। HI के डिक्रीज होने की स्पीड ज्यादा है। वो यस सर। HI H2 को बोलता है कि जब तक तू 1 बनेगा ना, तब तक मैं अपने आप को 2 नंबर में खत्म कर चुका हूंगा। तो HI की स्पीड डोमिनेटिंग है। HI कह रहा है कि मेरे डिक्रीज होने की स्पीड तेरे इंक्रीज होने की स्पीड से ज्यादा है। ठीक है, अच्छा अब समझना कि HI के डिक्रीज होने की स्पीड को क्या हम लोग ऐसा लिखते हैं बेटा, डेल्टा HI तो लिखेंगे ही बाई डेल्टा टी, और माइनस की साइन तो पता ही है ना आपको, लगानी पड़ती है रिएक्टेंट में, डेल्टा HI बाई डेल्टा टी। ठीक है, ये हो गई स्पीड ऑफ HI के रिडक्शन की स्पीड। ठीक है, HI के रिड्यूस होने की स्पीड। आपने क्या बोला कि वो डबल है किसके, H2 के बनने की स्पीड से, डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी। बोला आपने, यही बोला क्या मेरे को? मैं उसी को मैथमेटिकली लिख के बता हाँ दिया। सर। यस सर, HI के डिक्रीज होने की स्पीड H2 के बनने की स्पीड की डबल है। अच्छा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि ये जो 2 है ना, वो इसको डिनोमिनेटर में लेके आ जाऊं यहां पे? कर सकता हूं ना? अच्छा, अगर मैं ऐसा किया तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, डेल्टा HI बाई डेल्टा टी माइनस तो था ही, वो 2 को यहां से लपेट के मैं यहां लेके आ गया तो 1/2 बन गया, और डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी। देखे आपने? अच्छा, अब है ना, इससे एक जनरलाइज्ड रूल बना लो। हर बार अपने को सोचने की जरूरत नहीं कि किसकी स्पीड किसके कंपैरिजन में ज्यादा है कम है, ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। देखो, जो भी कोएफिशिएंट होता है, जो भी कोएफिशिएंट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन में वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। नहीं आया? समझ में आया बेटा? नहीं आया? अरे बोलो भाई कुछ। नो सर, एक और बार प्लीज सर समझाओ ना। ये HI हाँ सर, के एक और बार। साथ में जो कोएफिशिएंट है, जब मान लो कि मुझे इसका रेट एक्सप्रेशन लिखना है, इसका रेट एक्सप्रेशन लिखने को बोला गया मेरे को। अच्छा, वो तो समझ में आ गया ना, डबल और डबल वाली बात तो हाँ सर, वो वो समझ में आ गई ना। अच्छा, मुझे अभी बोला गया है कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख के बताओ, तो अब मैं ये नहीं सोचूंगा कि हाँ। HI की डिक्रीज होने की स्पीड H2 के इंक्रीज होने की स्पीड के डबल है, ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ कि हाँ। HI रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट? रिएक्टेंट सबसे पहले लगाओ माइनस। हाँ। HI कितने नंबर में है? 2। 2 वो मोल्स, 2 को डिनोमिनेटर में रखो ऐसे 1/2। 1 तो ऊपर लगा देने का, जो भी कोएफिशिएंट हो उसको डिनोमिनेटर में ढकेल देने का, फिर लिखने का डेल्टा, और फिर लिखने का HI अपॉन डेल्टा टी। वो तो लिखते ही हो ना अभी, वो तो पता चल गया आप लोग को, हाँ सर। है ना? अच्छा, वो किसके इक्वल होगा? यहाँ पे H2 कितना है? 1। और प्रोडक्ट है कि रिएक्टेंट है? प्रोडक्ट। तो प्लस 1/1, जो यहाँ पे कोएफिशिएंट होता है ना, उसको डिनोमिनेटर में डालते हैं,
तो 1/1 तो 1 ही होता है ना, और प्लस नहीं लिखते तो चलता है, तो डायरेक्टली वो क्या आएगा, डेल्टा H2/ΔT। और यही चीज जो मैंने आपको लिख के बताई वो यहाँ पे लिखी हुई है कि नहीं? हाँ सर। यस अच्छा, सर। I2 के टर्म्स में लिखना है तो यहाँ पे 1 है, प्रोडक्ट है तो प्लस, जो कोइफिशिएंट होता है उसको डिनोमिनेटर में भेज देने का, ΔI2/ΔT। देख लो, अब समझ में आ गया आपको, हाँ सर आ गया। है ना? और इसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखा, सबसे पहले मैंने आपको रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, R इज गिविंग P, उसके हिसाब से लिख के बताया। फिर A+B इज गिविंग C+D, उसके हिसाब से लिख के बताया। अब मैंने आपको, जब मोलार रेशो 1:1 का नहीं होता है, कोएफिशिएंट 2, 3, 4, 5, 8 कुछ भी हो, तब किस तरह से लिखना है तब वो लिख के बताया। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग इसका लिख के बता सकते हो क्या मुझे, N2 + 3H2 इज गिविंग 2 मोल्स ऑफ NH3, बता सकते हो लिख के? सोचो जरा, देखना नहीं है, ठीक है ना कुछ भी। यस सर। N2 + 3H2 इज गिविंग 2 NH3। एक ही मिनट है, चलो। चलो मैं ये कह रहा हूँ, N2 + 3H2 इज गिविंग 2 NH3। अगर ये इक्वेशन है और इसका बोला गया कि रेट ऑफ रिएक्शन लिख के बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन को आप रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे? चलो N2 के टर्म्स में बोलो, माइनस माइनस। माइनस, हाँ। यस सर। और आप लोगों डेल्टा के लिए अभी N2। यहाँ पे 1 है तो मेरे को दिखाना है कि कोएफिशिएंट नीचे जाता है, तो 1/1 लिख के बता देता हूँ, यस वैसे सर। उसकी जरूरत नहीं थी। डेल्टा क्या, N2 N2 बाय बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी। चलो ये समझ में आ गया। अच्छा, H2 के टर्म्स में लिख के बताओ, माइनस माइनस 1, 1/3। हाँ 1/3। अब ये समझ में आया, यस सर। डेल्टा, फिर H2 H2 बाय बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी। अच्छा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या आएगा, प्लस 1/2 1/2 डेल्टा डेल्टा ऑफ NH3 NH3 बाय बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी। बोलो भाई, अभी समझ में आ गया आप लोग को? हाँ सर। यस सर। कुछ प्रॉब्लम है किसी को भी तो बोलो, मतलब यही चलने वाला है, पूरे चैप्टर में यही चलने वाला है। हाँ सर अभी तो नहीं मैं सर, नहीं प्रॉब्लम। चलो, अब है ना, जनरलाइज कर देते हैं इसको कि A मोल्स ऑफ A + B मोल्स ऑफ B। अभी देखा, थोड़ी देर पहले हमने क्या लिखा था, सिर्फ A + B, लेकिन अभी मोल ही चेंज कर दिया, A स्मॉल B कर दिया उसको। विल गिव C मोल्स ऑफ C + D मोल्स ऑफ D। रेट ऑफ रिएक्शन का मुझे एक्सप्रेशन लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू, इसके टर्म्स में अगर लिखना है ए के टर्म्स में, तो माइनस -1 बाई माइनस स्मॉल ए, 1 बराबर बोलो, बाई स्मॉल ए हाँ डेल्टा ए बाय डेल्टा टी डेल्टा टी इक्वल टू -1 स्मॉल बाई बी स्मॉल बी डेल्टा बी डेल्टा बी बाय बाई डेल्टा डेल्टा टी। टी। अब समझ में आ गया आप लोग को कि हाँ प्लस सर। लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख दोगे तो भी कोई तकलीफ नहीं है। वन हाँ बाय 1 स्मॉल सी टी डेल्टा सी बाई डेल्टा डेल्टा टी टी। बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू, क्या आएगा, 1 वन स्मॉल वन बाई टी टी डेल्टा डी डेल्टा टी बाई डेल्टा टी। बाय डेल्टा टी। है ना? मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा आप लोग को इक्वेशन किस तरह से लिखनी है। देख लेते हैं फिर भी। चलो, अभी देखो, मैंने ये आपको जो बताया ना अभी, ये ए मोल्स ऑफ ए वाला भी जो लिख के बताया, बस वही लिखा हुआ है यहाँ पे, -1/A, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ठीक है, बढ़ जाए आगे। यस सर। हाँ सर। चलो, अभी एग्जाम्पल मैंने कुछ और उन लोगों को दिए होंगे। 2NO + O2 इज गिविंग 2NO2, लिख लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। यस सर। जनरलाइज फॉर्म लिख दिया है हमने, तो अभी तो कोई भी इक्वेशन अपने को दी जाए उससे अपने कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये लिखो इसके टर्म्स में तो क्या आएगा, -1/2।
डेल्टा NO बाय डेल्टा टी, माइनस 1/1 डेल्टा O2 बाय डेल्टा टी, प्लस 1/2 डेल्टा NO2 बाय डेल्टा टी। हो गया। हाँ सर। Hg प्लस Cl2 इज गिविंग HgCl2, क्या आएगा? माइनस डेल्टा Hg बाय डेल्टा टी माइनस डेल्टा Cl2 बाय डेल्टा टी प्लस डेल्टा HgCl2 बाय डेल्टा टी। ये भी लिख लिया। अब हमको कोई दुनिया की कोई भी इक्वेशन दी जाए, हमको कोई मतलब ही नहीं है अब उससे। अब इतनी बड़ी इक्वेशन दे दी तो कोई बात नहीं, इसके टर्म्स में लिखना है तो -1/5 डेल्टा डेल्टा बी बी आर बाय डेल्टा टी, इसके टर्म्स में लिखनी है तो -1/1 को नहीं लिखेंगे तो चलता है, डेल्टा BrO3 माइनस बाय डेल्टा टी। इसके टर्म्स में लिखना है तो -1/6 डेल्टा एच प्लस डेल्टा टी। बाय डेल्टा टी, Br2 के टर्म्स में लिखना है तो +1/3 1/3 Br2 बाय डेल्टा डेल्टा। बी आर बाय डेल्टा इसके टी, टर्म्स में लिखना है तो +1/3 डेल्टा H2O बाय डेल्टा टी। यहां तक के किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बोलो अभी, ना तो फिर मैं आगे बढ़ू। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? नो सर। नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो सर। ठीक है, वेरी गुड बेटा। चलो अब है ना बात करते हैं कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बहुत आसान है। मान लो कि रिएक्टेंट के एस्पेक्ट में हम लोगों को बनाना है और ग्राफ बनाना है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का मतलब y एक्सिस पे आपने कॉन्सेंट्रेशन लेना है, x एक्सिस पे आपने टाइम लेना है। और आपको पता है कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो शुरू में बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ में उनका कॉन्सेंट्रेशन कम होता चला जाता है। पता ही था आपको। कोई भी एक टाइम ले लो आप, जैसे ये लिया गया है, इसमें T1 पे कॉन्सेंट्रेशन C1 होगा, तो डेफिनेटली T2 पे कॉन्सेंट्रेशन कम होके C2 हो गया होगा, क्योंकि रिएक्टेंट तो डिक्रीज ही होता है हमेशा। ऐसा है। मान लो कि सेम ग्राफ कॉन्सेंट्रेशन, ये तो वो दिख नहीं रहा लेकिन ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ही वो टाइम का ग्राफ है। अब आपको पता है कि जो प्रोडक्ट है वो इनिशियली 0 लिए गए होते हैं और धीरे 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 करके वो इंक्रीज हो के एक टाइम आता है इतने हो जाते हैं। तो एक टाइम T1 लोगे तो उस पर कॉन्सेंट्रेशन C1 आएगा, टाइम T2 पे कॉन्सेंट्रेशन C2 आएगा और C2 हमेशा C1 से बड़ा होगा। तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा बढ़ता है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। इसी को तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या लिखा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन C2 माइनस C1 अपॉन चेंज इन टाइम T2 माइनस T1। और क्योंकि रिएक्टेंट का लिखा जा रहा है तो माइनस की साइन आएगी। T1 और यहां पर देखें तो C2 माइनस C1 ये प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन का चेंज अपॉन टाइम, टाइम में चेंज, लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट है तो साइन तो क्या आएगी बेटा, पॉजिटिव आएगी। बहुत इजी था, क्या समझ में नहीं आया? हाँ सर, बराबर आ गया। है ना, आ गया सर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बहुत इजी था बेटा इसका, है ना। आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। अच्छा अब देखो ना, ये जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था या पहले ही पेज पे लिखा हुआ था, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं लिखा हुआ था वहां पे, उससे पहले एक वर्ड लिखा हुआ था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। देखा था आपने? यस सर। हाँ हाँ एवरेज। सर, आपने बोला था पूछ जाओ अभी के लिए। हाँ मैं बोला कि अभी बाद में बताता हूँ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। देखो एवरेज क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम है, मान लो कि अभी 5 ही मिनट हुआ है, फिर उसके बाद में 6 मिनट पे क्या हुआ इससे हमको कोई मतलब नहीं है, 7 मिनट पे क्या हुआ इससे भी हमको कोई मतलब नहीं है, 8 9 10 पे क्या हुआ वो भी नहीं देख रहे हम डायरेक्ट देख रहे हैं कितना 10 मिनट पे क्या हुआ, 10वें मिनट पे क्या हुआ। तो हम लोगों ने जो C2 माइनस C1 और अपॉन T2 माइनस T1 लिया है वो 5 मिनट के बाद डायरेक्ट 10 मिनट पे लिया है, तो मतलब जो आंसर आता है ना बेटा वो इतने ग्राफ का एवरेज आता है। समझ में आया आप लोग को? हाँ सर। मतलब मैं ऐसा Yes, कहना sir. चाह रहा हूं कि 5 से 6 पे गए होते हैं तो एक रेट आती, 6 से 7 पे गए होते तो एक रेट और आती, 7 से 8 पे कैलकुलेट करते तो एक रेट और आती, और 8 से 9 पे कैलकुलेट करते तो और एक रेट आती,
और 9 से 10 पे कैलकुलेट करते तो और एक रेट आती, लेकिन हमने ऐसा किया ही नहीं। हमने डायरेक्ट 5 मिनट के बाद में डायरेक्ट 10वें मिनट पे ले लिया। तो जो आंसर हमको आया है ना, वो ये ऐसे इंडिविजुअली हम लोग 5 अलग अलग रेट्स निकालते हैं, तो उसकी एवरेज अब हम लोगों ने निकाल ली 5 से 10 के बीच में। तो ऐसे जब इंटरवल ऑफ टाइम 5 मिनट के बाद डायरेक्ट 10 मिनट हो, 15 मिनट के बाद डायरेक्ट 20 मिनट हो, मतलब टाइम का डिफरेंस इतना लार्ज हो, तो ऐसे रेट को सिर्फ रेट ना कह के हम लोग उसके आगे वर्ड लगा देते हैं बेटा क्या, एवरेज। एवरेज। अच्छा सर, एक एवरेज रेट होती है, तो क्या कोई दूसरी रेट भी होती है? वो रेट को हम लोग कहते हैं स्पेलिंग इंस्टेंटेनियस। क्या होता है स्पेलिंग इंस्टेंटेनियस का? हाँ सर, इंस्टेंटेनियस है ना, यही होता है स्पेलिंग इंस्टेंटेनियस, है ना। इंस्टेंटेनियस एक रेट होती है। इसका मतलब क्या, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या, कि अगर 5 मिनट पे लिया है तो दूसरी रीडिंग जस्ट 10 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद ही ले ली जाए। मतलब दूसरा पॉइंट कहाँ आएगा, जस्ट उसके बाजू में। तो वो वाला जो डिफरेंस, जब टाइम का डिफरेंस बहुत कम हो तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस भी बहुत कम होता होगा, और जब वो रेट ली जाती है तो उसको कहा जाता है फिर इंस्टेंटेनियस रेट। डिफरेंस समझ में आया? तो मैं ऐसा कह रहा था कि अगर रेट को आप ऐसा रिप्रेजेंट करते हो, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी और माइनस की साइन, क्योंकि रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट के केस में डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, इस रेट को आप कहते हो एवरेज। क्यों? क्योंकि डेल्टा तो यूज ही तब करा जाता है जब डिफरेंस बहुत लार्ज हो, ठीक है। और आप लोगों ने ये कभी ना कभी पढ़ा होगा कि डिफरेंस जब बहुत स्मॉल होता है तो डेल्टा की जगह पे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। डेरिवेटिव्स में तो मैथमेटिक्स वाले पढ़ ही रहे हैं, डी आर बाई डी टी और माइनस की साइन, इसे कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। माइनस डी आर बाई डी टी और प्लस डी पी बाई डी टी, ये मतलब वही है रिएक्टेंट का चेंज इन यूनिट टाइम, वही है ये। लेकिन जब चेंज बहुत छोटा होता है ना, तो उसको हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। जब डिफरेंस काफी लार्ज होता है तो डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ नहीं बोला मैंने। जब डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे तो उस रेट को एवरेज कहेंगे, जब डी से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसी रेट को फिर इंस्टेंटेनियस कहेंगे। क्या मैं समझा पा रहा हूं आप लोग को? हाँ सर। आगे बढ़े आते हुए, यही उसके बाद का यही है टॉपिक, यही है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने आप लोग को समझाया। इंस्टेंटेनियस रेट, मान लो कि यही इक्वेशन की लिखनी है अभी, इतनी सारी इक्वेशन घड़ी घड़ी नहीं लिखते बैठेंगे हम, डायरेक्ट जनरलाइज कर देते हैं। बाकी सब कुछ तो सेम है, डेल्टा को हटा के डी लगाना है और कुछ नहीं है। ए के टर्म्स में लिखना है तो क्या आएगा, -1/a, वो तो आना ही आना था। अभी तक हम लोग डेल्टा ए बाई डेल्टा टी लिखते थे, अब क्या लिखेंगे, डी ए बाई डी टी। मान लो कि बी के टर्म्स में -1/b डी बी बाई डी टी। नहीं आया? आ रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सी के बारे Yes, में sir. लिखना है तो 1/c डी सी बाई डी टी प्लस आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट है, वो तो चेंज नहीं होंगे। जो बेसिक रूल है वो तो कभी चेंज नहीं होंगे। ये है तो +1/d डी डी बाई डी टी। ठीक है, समझ गए आप लोग? अब देखो इंस्टेंटेनियस का ग्राफ किस तरह से उन्होंने बनाया, देखो ग्राफ किस तरह से बनाया। अब मान लो कि अपने को इंस्टेंटेनियस ही लेना है। जैसे देखो ये ग्राफ बना, ये थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ। ये देखो ये ग्राफ बना है, ठीक है ना। अब अगर एक ये पॉइंट लूंगा और एक ये पॉइंट लूंगा और फिर रेट निकालूंगा, तो वो तो एवरेज आएगी ना। हाँ ना, बोलो कुछ एक जन। अरे एक ये पॉइंट लूंगा मैं, हाँ सर, हाँ ये सर, पॉइंट लूंगा, तो जो रेट आएगी वो तो एवरेज आएगी ना, क्योंकि डिफरेंस बहुत लार्ज है। बराबर। लेकिन मेरे को तो क्या करना है कि एक अगर ये पॉइंट लिया है तो दूसरा इसके जस्ट बाजू वाला लेना है, तो तभी तो इंस्टेंटेनियस रेट निकलेगी। हाँ मैं क्या करता हूं कि अब ये तो ग्राफिकली पॉसिबल ही नहीं है ना कि एक लाइन में नीचे बना रहा हूं और दूसरे लाइन नीचे बना रहा था, कुछ चेंज नहीं मिल रहा मेरे को हाँ तो क्या करता हूं मैं कि लाइन बनाया। अब मान लो कि इस पॉइंट पे मुझे इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी है ना, तो मैं इसको सर्कल मान के इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूं इस तरह से।
अब देखो जो ये पॉइंट पे स्लोप आएगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट लेने पर भी वही स्लोप आएगा, Yes, sir. हाँ है सर। ना। तो हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट में क्या करते हैं कि कर्व बना देते हैं, जिस भी पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे एक टेंजेंट बना लेते हैं, और फिर वो टेंजेंट के दूर दूर 2 पॉइंट ले लेंगे। तो अल्टीमेटली अपने को डिफरेंस तो यहीं पे मिलने वाला है, इसका ही मिलने वाला है। तो आपने देखा डिफरेंस क्या आया, पहले ऐसा बना के एक पॉइंट ये ले रहे थे और एक पॉइंट ये, अब क्या कर रहे हैं, कर्व बना के एक पॉइंट पे टेंजेंट बना के, मतलब टेंजेंट है ये, ठीक है टेंजेंट है, और यहाँ पे ले रहे हैं। तो देखो डिफरेंस आया ना, पहले ये वाला पॉइंट आ रहा था एक, और ये वाला पॉइंट आ रहा था, Yes, sir. ये वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है। यस ठीक है, सर। इसको हम लोग कहेंगे बेटा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। उसको इस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करा जाता है। अब आपको पता ही है बेटा, ये C1 है तो टाइम T1 है, C2 है तो टाइम T2 है, वो सब आप लोगों को पता है बेटा। डेल्टा C2 बाई डेल्टा C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, और माइनस की साइन लगेगी, ये सब आपको पता है। ठीक है, जो और नहीं है ना नीचे, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने वही लिखा है यहाँ पर, अभी वो सब आपको पता चल गया कि जो रेट है C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, माइनस के साइन के साथ, उसी को हम लोग माइनस dr/dt कहते हैं। और यही काम अगर प्रोडक्ट के टर्म्स में करना होता तो प्रोडक्ट का ग्राफ चेंज हो गया होता बस, और कुछ और क्या होगा, ये कर्व बनेगा, उसके ऊपर एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके ऊपर टेंजेंट बना लेंगे, और फिर 2 पॉइंट हम लोग ले लेंगे C2 C1 T1 T2, और बस ये रेट आ जाएगा dp/dt, लेकिन विथ पॉजिटिव साइन क्योंकि प्रोडक्ट है। अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। हाँ सर। ठीक है, तो ये रेट समझ लो कि अभी केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म हो गया। आपको समझ में आ गया कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या होता रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, हाँ सर। रेट ऑफ रिएक्शन को एवरेज के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंस्टेंटेनियस के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से उनके ग्राफ्स को हम लोग बनाते हैं, वो सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई है। ठीक है, समझ में आ गया, हाँ ना बोलो एक जन कोई। हाँ यस सर। सर। अब हम Yes, लोग sir. बढ़ते हैं हम लोगों के इस Yes, sir. मेन टॉपिक की तरफ, जिसे कहते हैं रेट लॉ। रेट लॉ कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है dr/dt, माइनस की साइन के साथ, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, अभी R और P के टर्म्स में बोलते हैं, ठीक है। और एक है बेटा dp/dt, क्या ये दोनों अलग अलग है बेटा? नहीं कोई सर. रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्टेंट के टर्म्स में है, ये प्रोडक्ट के टर्म्स में है। रिएक्टेंट के टर्म्स में होता है तो माइनस की साइन लगाते हैं बेटा, आप लोग को पता है। अब ये कुछ कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, ठीक है। मैं रेट लॉ बताता हूँ आपको, स्टेटमेंट बताता हूँ बाद में, लेकिन अभी आप समझो क्या है। मान लो कि इफ दिस इज द रिएक्शन, इफ दिस इज द रिएक्शन, तो इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का जो रेट है, ऐसा कहते हैं, क्या होता है वो, आइदर इट कुड बी -1/a dA/dt हो सकता है, b के टर्म्स में भी बोल सकते हैं -1/b dB/dt, c के टर्म्स में भी बोल सकते हैं 1/c dC/dt, d के टर्म्स में भी बोल सकते हैं 1/d dd/dt। इन जनरल कोई भी एक से रिप्रेजेंट कर दो कि रेट मान लो मैंने ऐसा लिखा है -dr/dt, ठीक है। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, पहले बोलता हूँ प्रोपोर्शनल, बाद में देखो इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाया हुआ है, उसके पहले ये प्रोपोर्शनल था। वो प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेस टू सम पावर एक्स और वाई में भी। ये एक्स और वाई हमको पता ही नहीं है, और एक्स और वाई हम पता कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि दिस इज प्रैक्टिकल कंसेप्ट, ठीक है। स्टेटमेंट देखो तो फिर वापस इस पे आते हैं। ये हाँ स्टेटमेंट एक बड़ा कर देते हैं उसको। क्या कह रहा है कि रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन की रेट को, रिएक्शन रेट इज गिवन, इसको लिखा जाता है इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मैंने बोला ना, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज दिस प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या लिखा है, विथ ईच टर्म, मतलब अगर दो रिएक्टेंट है ए और बी, तो विथ दोनों रेज टू सम पावर,
वो पावर के ऊपर कुछ रेज होते हैं, वो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था कॉन्सेंट्रेशन ए रेज टू एक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू वाई, और यहाँ पे लिखा हुआ था के, और यहाँ पे लिखा हुआ था फिर दैट इज इक्वल टू रेट, है ना, और माइनस डी आर बाई डी टी, वो सब कुछ भी ठीक है। विथ क्या बोला है कि रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन, इसको लिखा जाता है इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये ए और बी जो है ना वो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। विथ ईच टर्म, हर एक टर्म, रेस टू सम पावर एक्स और वाई, क्या बोल रहा है, विच मे और मे नॉट बी सेम एज द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ये जो x और y है, ये जो x और y है वो ये a और b के सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। मतलब मान लो कि ये रिएक्शन थी 3a प्लस 4b इज गिविंग जो भी है, वो प्रोडक्ट से तो अपने को वैसे कोई मतलब नहीं है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a का पावर 3 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। मतलब ये x का ये 3 से कुछ लेना देना नहीं है। अब तक आप लोगों ने इक्विलिब्रियम चैप्टर में यही सीख रखा था कि जो कोएफिशिएंट होता है वही पावर में चला जाता है, तो हम आपको वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि केमिकल काइनेटिक्स में ऐसा नहीं है। ये जो y है वो 4 के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मान लो कि b की पावर कितनी है, 8 आ जाए, तो ये 4 8 के इक्वल नहीं है, ये 3 3 के इक्वल है, तो मतलब ये वाला 3 है ही नहीं, ये अपना प्रैक्टिकली अपने आप से संजोग से बोलते हैं ना, कोइंसिडेंटली ये 3 आ गया है। अरे समझ में आ रहा है क्या? ये लेक्चर बंद कर दूं बस, समझ में आ रहा है ना? अरे ये रिएक्शन है, इसका रेट माइनस डी आर बाई डी टी लिखो या प्लस डीपी बाई डी टी लिखो, रेट तो कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो तो हमने सीख लिया। लेकिन इक्वल किसके होता है, इक्वल टू पहले के होता है, और यहां पर कभी भी याद रखना सीओडी नहीं आएगा। रेट लॉ कहता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे ही डिपेंड करता है, और कॉन्सेंट्रेशन का जो पावर है वो कुछ कोएफिशिएंट पे रेज होता है कुछ टर्म्स पे, और वो कोएफिशिएंट आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इट इज जस्ट कोइंसिडेंस। ये a का इस x से कोई लेना देना नहीं है, ये b का ये y से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा हम कहना चाह रहे हैं। आप लोग रीड करो ये, rate law is the expression in which reaction rate is given in terms of molar concentration of reactants। कभी भी प्रोडक्ट मत लिखना, रिएक्टेंट ही होता है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब ए और बी, विथ ईच टर्म, हर एक टर्म, रेज टू सम पावर, वो जो पावर है विच मे और मे नॉट बी सेम एज द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जो रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट थे ना ए और बी, which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of reactants in the balanced chemical equation। जैसे कि एग्जांपल आपके सामने है, मान लो कि if this is the example, ये जरा अच्छे समझना प्लीज, हाँ, ये जरा अच्छे समझना, एकदम कंसंट्रेशन के साथ समझना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार ये समझ में आ गया तो आगे आपका केमिकल काइनेटिक्स बहुत आसान हो जाएगा। ये इक्वेशन लिखी हुई है आपको। अच्छा मुझे बताओ, इसका रेट लॉ लिखना है, तो रेट लिखा आपने, इज इक्वल टू लिखा आपने, के लिख दिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO लिखना है और O2 लिखना है, और NO2 भी तो लिखना है ना। यस सर। कुछ देख तो सही मैं क्या पूछ रहा हूँ। रेट इज इक्वल टू के के बाद में किसका किसका कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, NO O2 और NO2 का, तीनों का लिखेंगे? नहीं सर, NO और O2 का। हाँ तो ऐसा बोलना यार, सुनो जरा अच्छे से यार, इसका नहीं लिखेंगे, NO और O2 का ही लिखेंगे। और NO की पावर 2 आएगी कि नहीं? हाँ, NO की पावर से 2 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है यार, तो हो भी सकती नहीं भी हो सकती है, तो हम लोग को नहीं पता ना क्या है, तो क्या लिखेंगे, x। और O2 की पावर तो 1 ही होगी ना? नहीं सर, नहीं होगी, तो O2 की पावर हो सकती है। अच्छा आंसर प्रैक्टिकली 1 आएगा, तो इसमें कोई ऐसी हैरानी वाली बात नहीं है, 1 आ भी सकती है, कोई बात नहीं। तो y
ठीक है ना। तो O2 की पावर हमें क्या लिखनी है, y Y। लिखनी है। तो ये सबसे पहले इक्वेशन हो गई, उसका हाँ रेट सर। एक्सप्रेशन हमने लिख दिया। देखो अब प्रैक्टिकली क्या आता है, ठीक है। देखो कि जब ये देखो अब ये NO और O2 तो ये तो रिएक्टेंट्स है ना, यस सर। और अगर ये रिएक्टेंट्स है तो इनको तो एज अ केमिस्ट मैंने लिया है बीकर में, है ना। जब भी यस सर। इन दोनों को रिएक्ट करवा के ये बनाना है, तो NO की कितनी क्वांटिटी लेनी है और O2 की कितनी क्वांटिटी लेनी है तो मैं हाँ डिसाइड सर। करूंगा। हाँ मतलब मेरे को एसिड और बेस की रिएक्शन करानी है, हाँ एसिड और बेस की अगर मुझे रिएक्शन करानी है तो एसिड मुझे 10 लीटर लेना है और बेस मुझे 5 लीटर लेना है, ये तो मेरी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो बराबर। NO और O2, एक ही मिनट ये बताते हैं, NO और O2 कितना लिया जाएगा ये मुझे पता है, ये मैं डिसाइड बराबर। करता हूँ। तो मैंने पहला एक्सपेरिमेंट किया और NO को 0.3 मोलार लिया, O2 को 0.3 मोलार लिया, और उसकी रेट को मैंने कैलकुलेट किया तो आंसर मान लो आया R। हाँ रिएक्शन की स्पीड कितनी आई वो मैं निकाल सकता हूँ, -dr/dt से वो मैं निकाल लूंगा। मैं ऐसे सोचूंगा कि 0.3 के बाद में वो 0.2 हो गया 5 मिनट में, फिर दोनों को डिवाइड कर लूंगा, मेरे को आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या था वो, मैं बराबर। छोड़ो। 0.3 और 0, सर खास आप हाँ खास के लिए तो था क्या तो मैंने देखा नहीं क्या था वो, ऐसा था? कोई नहीं चलो, चलो वो ऐसे हाँ छोड़ो जाना, देखेंगे बाद में। अच्छा, तो हमने कहा कि 0.3 और 0.3 लेने से स्पीड कितनी आई, R आई। फिर मैंने दूसरा आर। एक्सपेरिमेंट किया और दूसरे एक्सपेरिमेंट में मैंने NO का कॉन्सेंट्रेशन पहले के मुकाबले डबल कर दिया 0.3, क्योंकि मैं ले सकता हूँ ना, मैं रिएक्टेंट तो लेना मेरे हाथ में है। तो 0.3 की जगह पे मैंने कितना लिया, हाँ 0.6, हाँ। और O2 का मैंने फिक्स रखा 0.3। तो मैंने क्या देखा कि जो पहले कैसे? रेट आ रही थी और अब रेट आ रही है, वो पहले वाली रेट की 4 टाइम्स आ गई। मैंने कैलकुलेट किया एक्सपेरिमेंट में 4 आर। 4 आर। फिर मैंने क्या किया, NO वाले कॉन्सेंट्रेशन को ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन वापस 0.3 लिया, ये बार मैंने O2 का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया 0.3 से 0.6। वो मैंने क्या नोटिस किया कि जो 0.6। इनिशियल आर आ यस। रहा था, रेट अब उसके डबल आ रही है। वो समझ में आया आप लोग को, ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट ये हाँ मैंने हाँ लैब सर। में परफॉर्म करके ये हाँ रिजल्ट्स सर। निकाले। ठीक है, अच्छा, अब है ना, मैंने जब हाँ सर। रेट लिखना शुरू किया, देखो ये मिनट, ये हम्म, मेरे पास एक्सप्रेशन है। बताओ कि पहला एक्सप्रेशन, पहले हाँ। केस में एक्सप्रेशन क्या आएगा, रेट की जगह पे मैंने लिख दिया R। ठीक है, रेट R आई थी ना पहले पहले एक्सपेरिमेंट में, और आर इक्वल टू इक्वल्स टू। K, तो K ही है। हाँ अच्छा, NO का ये तो हाँ। कॉन्सेंट्रेशन फिर लिया, 0.3। हाँ वही 0.3 ले लेता हूँ, एक मिनट, हाँ 0.3 ले लेता हूँ। और रेस टू पावर क्या आएगा, हाँ। X, X तो X है मतलब, और O2 का X। कितना लूं, हाँ 0.3, 0.3। और रेस टू पावर क्या आएगा, Y। तो ये बनी मेरी फर्स्ट इक्वेशन पहले एक्सपेरिमेंट से, बराबर। अच्छा, अगर मुझे दूसरा लिखना होता तो क्या लिखता मैं, हाँ दूसरे के लिए लिखना होता तो R सर। नहीं लिखता, क्या लिखता, NO 2NO की जगह पहले तो R बोलना है यार, पहले तो हाँ 0.6 है, ही। 4 आर। 4 4 आर बेटा, 4 आर सेकंड में 4 आ रहा है, 4 आर। इज इक्वल टू हाँ K, तो लिखता ही लिखता मैं। के। NO का कॉन्सेंट्रेशन मैंने हाँ कितना लिया फिर है, 0.6। 0.6, 0.6 हाँ 0.6 0.6 की पावर क्या आ गई, X। x और x। O2 का तो कितना रखा था मैंने, 0.3, और 0.3 रेस टू वाई। भाई ये दो इक्वेशन समझ में आ गई यार, बाई। दो इक्वेशन। अब ये दो बाई। हाँ सर आ गई। दो इक्वेशन कर लो डिवाइड, तो 0.3 रेस टू वाई और 0.3 रेस टू वाई कैंसिल हो गया, के कैंसिल हो हाँ गया, आर कैंसिल हो गया, देखा आपने। आर कैंसिल हो गया। अब बचा क्या ये बोलो मेरे को,
तो 1/4, पॉइंट, यहाँ पे 1/4 बचा, हाँ 1/4, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा, 0.3 0.3/0.6, अपॉन 0.6 का होल पावर क्या बचा बेटा, x। दोनों x ही था तो कॉमन ले लिया ना x, मैंने। अच्छा, 0.3 1 जा 0.3 होता है, 0.3 2 जा 0.6 होता है। तो 1/2, हाँ 1/2 आ गया। तो देखो तो नीचे बताए, हाँ अब क्या बचा, 1/4 इज इक्वल टू 1/2 का होल पावर x। क्या ये इक्वेशन को देखते ही आप बोलोगे कि x की वैल्यू 2 आएगी? हाँ सर, है ना, ऑब्वियसली यार, कि अगर x की वैल्यू 2 होगी तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 होता है ना बेटा। 4, हाँ ठीक है, तो x की वैल्यू 2 आ गई। हाँ सर, तो x की वैल्यू देखो, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली शायद उन्होंने लिख दिया है कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करने से x की वैल्यू 2 आती है। और ऐसे ही आप फर्स्ट और 3 इक्वेशन को सॉल्व करोगे, जैसे मैंने अभी करा डिवाइड करके, तो y की वैल्यू कितनी आई, 1। 1, रेट एक्सप्रेशन में आप उसको पुट करो, तो रेट इज इक्वल टू के, एनओ की पावर कितनी आ गई, 2, 2 आ और गए, O2 की पावर कितनी आ गई, 1 आ गए, 1। 1 आ गए, ठीक है ना, हाँ समझ में आया आप लोग को? तो इस तरह हाँ, से हमने इक्वेशन से, एक्सपेरिमेंटली यस, ये उसकी वैल्यू निकाली। ठीक है, हाँ ये 2 और 1। अच्छा, एनओ का कॉन्सेंट्रेशन एनओ का कितना था, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 था, और 2 था, O2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना था, 1 था, 1। तो 1 था, यहाँ पर x की वैल्यू भी 2 आ गई और y की वैल्यू भी और y 1 की आ गई। वैल्यू भी 1 था, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बार वो सेम आए ही। आए, कभी सेम आ सकता है, कभी सेम नहीं भी आ सकता है। मतलब ऐसा नहीं होना बराबर, चाहिए कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछा, 4 मार्क के लिए कोई क्वेश्चन पूछा है न्यूमेरिकल, और बोला है कि बताओ x की वैल्यू कितनी, आप बोलोगे x की वैल्यू तो 2 आएगी, क्योंकि ये x है, यहाँ पे 2 है। तो ये y की वैल्यू कितनी आएगी, तो y की वैल्यू 1, तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा फिर। आए, भले से आपकी एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 1 आने वाली है, ये पता ही है, लेकिन आपको ऐसा नहीं, आपको तो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट करके ये शो करके दिखाना रहेगा कि एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 1 आ रही है। क्या मैंने समझा दिया आप लोग को? यस सर, ठीक है, हाँ समझ सर, में एकदम कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है ना, एकदम से ठीक है, समझ में आ गया आपको? नहीं नहीं एकदम, ठीक है, ठीक है। अरे ये क्या हो रहा है बेटा? ठीक है, तो ये हो गया अपना पूरा। देखो अभी उन्होंने करके दिखाया है शायद, कि ये एक्सप्रेशन लिखा, ये एक्सप्रेशन लिखा, बाद में देखो मैंने जो आपको करके बताया ना पूरा, डिवाइड किया, फिर ये आया x इक्वल टू हाँ 2। 1/2 से, ठीक है, तो x की वैल्यू उनकी आंसर आई कितनी, 2, और y की वैल्यू फिर कैसे आई, 1। ठीक है, वो भी लोग कैलकुलेट करके बता 1, सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब है ना हम लोग के केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में, ये x और y को जब प्लस करते हैं तो आंसर कितना आएगा बेटा, 3। ये 3 को हम लोग कहते हैं रिएक्शन का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसे कहते हैं। एक्स और वाई के सम को क्या कहते हैं बेटा, ऑर्डर कहते हैं। समझ में आया आप लोग को? तो एक वर्ड एक बताया मैंने आप लोग को, कि जैसे कोई भी रेट एक्सप्रेशन है, उसमें के और ए की पावर हाँ एक्स है और बी की पावर वाई है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, ये एक्स और वाई का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कुछ लेना देना नहीं है। ये एक्स और वाई बिल्कुल प्रैक्टिकली निकाला हमने, 3 एक्सपेरिमेंट करके निकाला है। ठीक है, और एक्स और वाई को जब आप प्लस कर देते हो ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आगे बहुत बातचीत करेंगे हम लोग। और अब जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो न्यूमेरिकल में बहुत बार अपने को ऐसे क्वेश्चन हाँ मिलेंगे सर, जहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने को बोला जाएगा। तो इस तरह से डेटा दिया होगा, जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लेके बताया ना, इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया हुआ डेटा आपको मिलेगा। हाँ सर, आपको 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसको डिवाइड करना पड़ेगा और फिर आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब मुझे बताओ कि क्या ये इक्वेशन मैंने बता दिया आप लोग को? अरे यही तो लिखे अभी हम लोग ने। ये इक्वेशन क्या मैंने सर, बताया कि नहीं बताया आप लोग को? क्या, रेट जब हाँ एक्स ए प्लस, की पावर एक्स और बी की पावर वाई होता है, तो के क्या होगा?
के क्या होगा बेटा? रेट डिवाइडेड बाय ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, वही तो होगा। ये बेटा याद रखो कि जो के है ना, के, इसको हम लोग कहते हैं रेट लॉ के अंदर का ये कांस्टेंट है, तो इसे कहते हैं रेट कांस्टेंट। क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट। अच्छा, अब रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी थी मेरे को, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी थी, तो मैंने सोचा अब थोड़ा सा, अच्छा रेट की यूनिट। अरे यार क्या आवाज आ रही है यार, बंद करो जिसके यहाँ पे इतना आवाज हो रहा है तो। रेट का यूनिट बताओ, चलो रेट का। अच्छा मुझे पता है कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट तो पता ही है आपको। कॉन्सेंट्रेशन को चलो मान लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं हाँ सर। कि कॉन्सेंट्रेशन और उसकी पावर एक्स, बी का कॉन्सेंट्रेशन उसकी पावर वाई। जो रेट है ना बेटा, रेट, उसका यूनिट क्या होता है? रेट को पता है आपको कैसे लिखे थे हम लोगों ने? डी आर बाई डी टी, ऐसे लिखे थे ना, माइनस और बात है, डी आर बाई डी टी। मतलब डी आर मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और डी टी का मतलब चेंज इन टाइम। तो रेट की यूनिट क्या होगी? कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। नहीं आ रहा? हाँ सर। रेट नहीं सर। माइनस डी आर बाई डी टी मतलब कॉन्सेंट्रेशन अरे अपॉन हाँ टाइम। सर, पता चल गया। तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखो इसको लिखा क्या है, के को कैसे लिखा? रेट की यूनिट को कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम लिखा, और ये जो है ना बेटा, ये ए रेस टू एक्स और बी रेस टू वाई, तो कॉन्सेंट्रेशन रेस टू एक्स, कॉन्सेंट्रेशन रेस टू वाई, तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन रेस टू एक्स प्लस वाई। लिख सकते हैं हम लोग, लॉ ऑफ इंडाइसिस से हम लोग पावर्स को प्लस कर सकते हैं, तो एक्स और वाई को प्लस कर दिया। Yes, sir. अच्छा, एक्स और यस सर। वाई का प्लस करके जो आंसर आता है उसी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं क्या? हाँ सर, हाँ ओवरऑल। सर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मान लो कि मैंने एन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, हाँ तो अब मुझे बताओ कि ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई? कॉन्सेंट्रेशन रेस टू एन, हाँ सर, आ गई। है ना? अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन रेस टू एन है, उसको जब न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो कॉन्सेंट्रेशन रेस टू माइनस एन बन जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन रेस टू वन तो था ही, और ये ऊपर जाने के बाद कॉन्सेंट्रेशन रेस टू माइनस एन, तो ओवरऑल क्या बन गया? कॉन्सेंट्रेशन रेस टू वन माइनस एन और अपॉन टाइम। हाँ तो बेटा ये के की यूनिट हो गई कॉन्सेंट्रेशन रेस टू वन माइनस एन अपॉन टाइम। ठीक है, अच्छा अब आपसे ऐसा कहा जा रहा है कि जो एन है, मान लो कि एन क्या है? जीरो, मतलब ऑर्डर क्या है? जीरो, मतलब इसको कहेंगे जीरो ऑर्डर, है ना? हाँ सर। अब एन की जगह पे जीरो आप इसमें पुट करो, तो वन माइनस जीरो इज वन ओनली। हाँ तो के की यूनिट आएगी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, और कॉन्सेंट्रेशन को बचपन से हम लोग किस में लिख रहे हैं? मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। और टाइम हाँ को सर। लिखते हैं सेकंड में। तो जो जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए जो के की यूनिट होती है वो मोल्स पर लीटर सेकंड होती है। समझ में आ गया आपको यार? Yes, sir. आगे बढ़े, फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन इज इक्वल टू क्या आएगा? वन। अरे ऑर्डर अगर वन है तो फर्स्ट ऑर्डर कहेंगे ना उसको, मतलब एन की वैल्यू Yes, कितनी sir. है? वन। 1. वन माइनस वन कितना होता है? जीरो। Zero. और Zero. कॉन्सेंट्रेशन 0. रेस टू जीरो, एनीथिंग रेस टू जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू वन। वन। तो वन आ गया ऊपर, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड, और सेकंड को ऊपर भेजा तो सेकंड क्या हो गया? इनवर्स। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए के का यूनिट। आ रहा है ना बेटा, समझ में आ रहा है ना? बहुत एफर्ट्स लगा रहे हाँ सर, आ रहा है। हैं। चलो, अब सेकंड ऑर्डर में n इक्वल टू टू होगा, हाँ सर, आ रहा है सर। n इक्वल टू टू पुट करो यहाँ पे, तो वन माइनस टू इक्वल टू माइनस वन होता है। अब कॉन्सेंट्रेशन की पावर अगर माइनस वन है, तो वो कॉन्सेंट्रेशन को नीचे भेजा जा सकता है। कॉन्सेंट्रेशन ऊपर लिखोगे तो रेस टू माइनस वन, नीचे लिखोगे तो रेस टू वन बन जाएगा बेटा। अब कॉन्सेंट्रेशन की जो यूनिट होती है मोल्स पर लीटर, तो जो मोल्स पर लीटर आया है वो पर लीटर को ऊपर भेज दो आप, तो ऊपर लीटर आ गया और नीचे मोल सेकंड।
कि लिख के बताओ बेटा? सर आ गया। आ गया ना, कोई बात नहीं, जो बाकी लोग नहीं बोल रहे उनको नहीं आया। n=2 लिखो। सर आ गया। सर मेरे को हाँ, आ रहा है, लेकिन अभी मैं चालू करूंगा तो आवाज आएगा, इसलिए मैं बंद रखा है। अच्छा अच्छा। कॉन्सेंट्रेशन एक बार फिर से बता देता हूँ, जिसको नहीं भी समझ में आया होगा। तो n=2 पुट करेंगे तो 1 - 2 -1 होता है, और अपॉन टाइम लिख लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन रेज टू -1 को डिनोमिनेटर में भेजो तो 1/कॉन्सेंट्रेशन इंटू टाइम बन जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर लीटर होता है और टाइम सेकंड होता है, तो 1/कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे मोल्स पर लीटर इंटू टाइम की जगह पे सेकंड लिखा, और ये लीटर को ऊपर भेज दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में था। तो लीटर अपॉन मोल इंटू सेकंड, ये इसकी यूनिट हो गई। ये यहीं पे लिखा हुआ लीटर मोल पर सेकंड, है ना, लिखा है ना ये। अच्छा, अब सर ये इतना सारा आपने क्यों बताया ये n=0 n=1? क्योंकि हम लोगों के सिलेबस में जीरो ऑर्डर को, फर्स्ट ऑर्डर को डिटेल में स्टडी करना है, और सेकंड ऑर्डर पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में के आपको दिया होगा, तो के की यूनिट क्या दी हुई है वो देख के हम डिसाइड करेंगे कि रिएक्शन का ऑर्डर कितना है। मतलब के अगर दिया है 0.05 मोल्स पर लीटर सेकंड, तो आपको क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा स्पेसिफिकली आपके लिए कि वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर है। आपने के देखा हाँ सर। 0.01 मोल पर लीटर सेकंड, आपको पता चल जाना चाहिए कि मोल पर लीटर सेकंड जब भी होगा तो वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर होगी, n=0 होगा। और जब भी के की वैल्यू लिखी हो 0.01 सेकंड इनवर्स, तो n=1 पता कर लो। जब भी आपको लिखा हो कि के की यूनिट है लीटर पर मोल सेकंड, तब आप पता कर लो कि n= कितना है बेटा, 2 है। समझ गए आप लोग? हाँ सर। ठीक है ना, तो यहां तक हम लोग रखते हैं, बहुत ज्यादा डोज नहीं दे सकता मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं, इसके आगे से फिर हम लोग बाद में स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ठीक है, चलो। हाँ सर। तो चलो, फिर समझ में आ गया आप लोगों को? केमिकल काइनेटिक्स आज शुरू कर दिया और बहुत सारा पढ़ा दिया मैंने आप लोग को। ठीक है, 1 घंटे के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ हाँ ली सर, काइनेटिक्स के बहुत अंदर। सारा। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पूरा पढ़ा दिया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन आप लोग को समझ में आया ना? ठीक है, हाँ सर। मेरा मोरल है ना, वो प्लीज आप डाउन मत करा करो। ठीक है, आप लोग थोड़ा एनर्जेटिकली मुझे बोला करो, सर साहब समझ में आ गया हाँ हम लोग सर, को। समझ आ गया सर, एकदम आ गया। ठीक है ठीक है, तो एक काम करो, आज है ना मेरे को ग्रुप पे रिमाइंड करवा दो कि ये जो उसका ये हाँ जो पीडीएफ है ना केमिकल काइनेटिक्स का, वो मैं सेंड कर देता हूँ। और ठीक है। मंडे का जो लेक्चर होगा अपना, वो इसको आगे हाँ कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो जितना आज पढ़ाया ना वो एकदम पढ़ के आना, ठीक है? ठीक। सर ये और हाँ ठीक है सर। बोलो बोलो, और कुछ डाउट है बेटा? कोई सब क्या कह रहा है? नहीं 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 नहीं, ठीक है, वो चलो। पीडीएफ देख लूंगा मैं फिर से एक हाँ बार। हाँ, बस वो हाँ पीडीएफ अच्छे से एक बार रीड सर, कर वो लो। जो भी 28 डिफिकल्ट 29 होगी का ना बेटा, पूछना आप था। कॉल भी कर सकते हो मेरे को। ठीक है, ठीक कॉल है भी सर। हाँ करने सर। का, लेक्चर के बाद में अगर रुकना चाहो तो रुक भी सकते हो, जैसा करना चाहो वैसा करो। ठीक है, नहीं नहीं सर। ठीक है, चलो ओके बाय फिर। हाँ हाँ, सर, वो 28 29 का पूछना था। हम्म, वो एग्जाम आने वाली है ना कुछ ठीक गवर्नमेंट है, की। उसको बंद करवा देते हैं पहले। हाँ ओ प्रियंका मैम, वो बंद कर दो ना रिकॉर्डिंग। हो गया, लेक्चर हो गया है। हाँ, सुन कहाँ रहे हो? यहाँ रुक जाओ, मैं फोन। हम्म, ठीक है, चलो बाकी लोग, अच्छा अभी रुको, बाकी लोग भी क्या कुछ बात करना चाहते हैं तो रुको, नहीं तो फिर जा सकते हो, है ना? वो बस सर यही पूछना था कि अपनी फोर्टनाइट भी तभी है, इसलिए। हाँ तो कुछ नहीं ना, फोर्टनाइट ही देना है आपको। अभी तक अच्छा, तो तो वो आया वाली। नहीं ना, मतलब ये मिड टर्म की बात नहीं कर रहा ना तू? नहीं सर, 2020 नहीं में वो सर, गवर्नमेंट का 28 सर्कुलर आया ना, 29 कंपलसरी एग्जाम देनी। कंपल्सरी एग्जाम है ना गुजरात गवर्नमेंट। ठीक है, तो फिर वो उसी को फोर्टनाइटली में कन्वर्ट करके ले लेंगे। आप लोग क्या टेंशन लेते हो, कर लेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, हाँ तो सर तो उस ऐसा हिसाब से बोल रहा पढ़े ना। पेपर गवर्नमेंट की तरफ से आने वाला है कुछ। सबसे कुछ पढ़ ही नहीं सकते, मतलब जो आपका फोर्टनाइटली का सिलेबस है ना, आप उसके हिसाब से ही पढ़ो मेरे हिसाब से तो। ठीक है। ठीक है, क्योंकि तो उसके वो अंदर कुछ फोर्ट में पेपर अपना गवर्नमेंट से आने वाला है। नहीं नहीं,
गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आएगा, मेरे को नहीं लगता। चलो कुछ नहीं, ओके वो सर। गुंजन सर से, अपना क्या नाम है, हुसैन सर से भी डिस्कस कर लेंगे उस बारे में, और ऐसा होगा तो ग्रुप पे मैसेज करवा दूंगा आपको, ठीक है, जैसा भी रहेगा। ओके ठीक ठीक है सर। ओके, निकलते हैं, बाय थैंक यू सर, सर। बाय बाय सर। सर। बाय बेटा, बाय। बाय सर। सर। बाय सर। बाय सर।